ओके, स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा पार्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा आप लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। बट इतनी आपको डिटेल में नहीं समझना, क्योंकि आपके कोर्स में बहुत डिटेल नहीं है। तो बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। पहला है बैलेंस डाइट। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? आपकी बॉडी को फूड के, यानी कि जैसे जैसे आपकी बॉडी ग्रो करती जाती है, आपकी बॉडी को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फूड चाहिए होता है। आपकी बॉडी को यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपकी बॉडी के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि जैसे आप जब जब अब जो बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको डायरेक्टली जो है वो 6 मंथ्स का, 12 मंथ्स का जो जो बच्चे होते हैं, उनको डायरेक्टली कोई बहुत जैसे बड़े फूड नहीं खिलाए जाते। जैसे साबुत फूड जो होते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह, या उनके लिए बेबी फूड्स होते हैं ना, जैसे मैश करके दिए जाते हैं उन्हें। तो जो उनकी एज के लिए, उनके लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। ठीक है? तो हर लेवल पे आपके जो फूड होता है, आपका जो आपकी जो डाइट होती है, वो उस हिसाब से होती है। आपकी एक्टिविटी क्या है, आपकी एज क्या है, उस हिसाब से आपकी डाइट होती है। आप अपना फूड इनटेक करते हो। अब अब आप अगर चावल खा रहे हो, आप बिरयानी तो नहीं खिला सकते ना। उस 6-7 महीने के बच्चे को आप बिरयानी तो नहीं खिलाओगे, ज़ाहिर सी बात है। और पूरी प्लेट तो वो तो खा ही नहीं सकता। ठीक है? तो उसके लिए उनके उनकी एज और एक्टिविटी के लिहाज से फूड होते हैं। तो हर लेवल्स के लिहाज से जो है वो डाइट होती है। अब कोई बंदा जिम जाता है तो जिम की एक अलग डाइट होती है। कोई डाइटिंग करता है, उसकी अलग डाइट होती है। बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं होता डाइटिंग करना। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आप जो फूड इनटेक कर रहे हो, उसमें तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं जो आपने ये ऊपर अभी पढ़ी। वाटर की अमाउंट, फाइबर की अमाउंट, आयरन, इसके अलावा कैल्शियम, मिनरल्स वगैरह हो गए, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह, इन सब की प्रॉपर अमाउंट मौजूद है। अगर अगर आप ये अमाउंट में, एक स्पेसिफिक अमाउंट में ले रहे हो और आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है मिल रहा है आपके फूड से, तो इसका मतलब जो आप डाइट ले रहे हो दैट इज़ बैलेंस्ड। इसका मतलब वो बैलेंस्ड डाइट है, आपकी एज के लिहाज से, आपकी एक्टिविटी के लिहाज से। ठीक है? इसके अलावा फिर आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के लिए, क्योंकि चाइल्डहुड वो पीरियड होता है जिसमें आपकी बॉडी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है और आप बहुत एक्टिव होते हो उस वक्त। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे, बहुत ज़्यादा उनका बहुत ज़्यादा बड़ा स्टमक नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े फूड, बिग मील्स नहीं खा सकते, क्योंकि उनकी एज नहीं होती वो खाने की। ठीक है? अच्छा, फिर इस तरह से एडोलेसेंस। एडोलेसेंस कहते हैं जब आप एक लेवल पे पहुँच जाते हो कि अब आपकी प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। प्यूबर्टी का मतलब होता है कि अब आप बड़े होना शुरू हो जाते हो, अब आप मैच्योर होना शुरू हो जाते हो। अब आपकी बॉडी में अ, जो है वो हॉर्मोन्स वो बनना शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपकी लड़कों की दाढ़ी मूंछें आना शुरू हो जाती हैं, है ना? और इसके अलावा अ, लड़कियां जो हैं, उन 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 उनकी स्किन पे जो अपीयरेंस होती है, दोनों की स्किन में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है? आप फेस की स्किन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो हार्मोन्स की वजह से हो रहा होता है। तो जैसे-जैसे आपकी ग्रोथ होने लगती है और आप 18 प्लस होने लगते हैं, यानी कि 20s में जाने लगते हैं, तो दैट पीरियड इज़ नोन एज़ एडोलेसेंस। और उसको प्यूबर्टी कहते हैं कि अब आप मैच्योर हो गए, अब आप ग्रोथ के लेवल पे जाते जा रहे हो। अब आप ग्रो आपने इतना कर लिया है, अब आप इतने ग्रो हो रहे हो और मज़ीद ग्रो होते जा रहे हो। अब आपकी डाइट थोड़ी चेंज करवाने की ज़रूरत है। तो फिर उस लिहाज से दूसरी डाइट होती है। अब आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मतलब वो तो खाते ही हैं सब, लेकिन आपकी डाइट पहले आप अब आप ज़ाहिर-सी बात है, अगर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है गर्ल्स से, क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं, एक्टिविटी, खेलना-कूदना 90% 80% तो ऐसे ही होते हैं ना। गर्ल्स भी करती हैं सोशल वर्क, एक्टिविटी, जिम वगैरह। तो लेकिन बॉयज़ का ज़्यादा रेशो है, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की। ठीक है? अच्छा, चिल्ड्रन, अब आपकी जो एज है वो अभी आपकी तो चाइल्डहुड एज नहीं है, क्योंकि चाइल्डहुड एज जो है वो 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स होती है। तो उस वक्त तो आपकी फूड की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। फिर जब आप बड़े होने लगते हो, जो अभी आपकी एज है
दिस इज़ द एडोलेसेंस एज, यानी कि अब आप मैच्योर हो गए हो, ठीक है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा जो बच्चों वाली हरकतें हैं उनको कम कर दें। जो स्टूडेंट्स जिनसे मैं कहता था जब फिज़िकल क्लासेस थी, तो जब मैं कहता था कि अब आप बड़े हो गए हो, अब आपकी सीनियर मोस्ट क्लास हो, आप 9-10 सीनियर मोस्ट क्लास होती है, तो ज़रा थोड़ा मैच्योर हरकतें करो, थोड़ा सा बच्चों वाली हरकतें ना करो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें समझ आ रही होंगी। एडोलेसेंस का मतलब अब आप एक ऐसी एज पे पहुंच चुके हो जब आप, जहाँ पे आपकी एक इस तरह से ग्रोथ हो रही है कि अब आपकी डाइट चेंज होती जा रही है और आप बड़े होना शुरू हो रहे हो, आप प्यूबर्टी को पहुंच चुके हो, आप मेच्योर होना शुरू हो गए हो, ठीक है। अडल्टहुड, अब आप बड़े हो गए हो, ठीक है। अब आपको एक प्रॉपर सप्लाई ऑफ प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, डी, इन सब का एक प्रॉपर डाइट चाहिए अब आपको, क्योंकि अब आपकी वो एज आ गई है कि अब आपको प्रोटीन का इतना अमाउंट चाहिए। अब आप बच्चे नहीं रहे हो, या अब आपकी वो एज नहीं रही, छोटी उम्र नहीं है आपकी कि आपको बहुत कम अमाउंट की ज़रूरत है प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट की। अब आपको एक प्रॉपर अमाउंट की ज़रूरत है। तो अडल्टहुड में क्योंकि आपकी बोन्स स्ट्रांग हो जाती हैं, आपके हेल्दी टूथ हो जाते हैं, आपकी ग्रोथ हो जाती है पूरी, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ों की तो ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा अमाउंट में। तो अडल्टहुड की डाइट, बैलेंस डाइट अलग होती है। फिर ये सारे हैं, ठीक है। ये सारे कुछ फूड के कंपोनेंट्स हैं। आप इनको ऐसे भी पढ़ लेंगे तो समझ आएगी। ये आपसे पेपर में नहीं पूछ रहेगा, इसको आप रीड कर लीजिएगा। मैन आर मोर एक्टिव देन वुमेन, सो दे नीड मोर एनर्जी देन वुमेन ऑफ सेम एज ग्रुप। जाहिर सी बात है, लड़के जो होते हैं वो ज़्यादा, लड़कियां भी काम करती हैं, लेकिन क्योंकि लड़कों का ज़्यादा जो एक्सपोजर होता है वो बाहर की दुनिया से ज़्यादा होता है। बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं वो घर पे रहती हैं, घर के काम करती हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं वो बाहर जाना और दूसरे काम करना, इसके अलावा खेलना कूदना ज़्यादातर लड़कों में देखा है। लड़कियां तो छोटी छोटी एज में तो चली जाती हैं, लेकिन जो जब वो बड़ी होने लगती हैं तो वो खेलने कूदने के लिए बाहर तो नहीं जाती ना। हाँ, अगर वो जिम वगैरह के लिए जा रही हैं अलग, तो वो एक अलग सिस्टम है, लेकिन हमारा जो कल्चर है पाकिस्तान में वो ऐसा नहीं है। तो इस वजह से जो मैन होते हैं वो इसी वजह से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। वुमेन भी होती हैं, लेकिन मैन अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से उनको कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं वुमेन से, क्योंकि वुमेन क्यों ज़्यादा घर की हद तक महदूद रहती हैं, तो वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में वो बाहर जाती हैं, ठीक है। वरना ज़्यादातर क्या होता है, घर जो लड़के होते हैं वो बाहर ज़्यादा जाते हैं। उनकी एक्टिविटी, आप दोनों की एक्टिविटी में देखो, वुमेन और मैन की एक्टिविटी में बहुत फ़र्क होता है। तो इस वजह से मैन को एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ एक्टिव कहा जा रहा है। वैसे वुमेन और मैन दोनों एक्टिव होते हैं, ठीक है। लड़कियां सुस्त नहीं होती हैं, लेकिन मैं एक्टिविटीज़ के हिसाब से बोल रहा हूँ कि लड़कों जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे काम लड़के करते हैं जो कि लड़कियां नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ है, फॉर सपोज़ फर्नीचर वगैरह की बात करते हैं। फर्नीचर अगर आपको ऊपर लेके जाना होता है तो लड़कियां तो नहीं उठा के ऊपर ले जाती ना, मैन आते हैं, लड़के आते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों की एक्टिविटीज़ में, जॉब के लिहाज से भी। और हमारा जो कल्चर है पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान में हो गया, और भी जगह पे बहुत सारा ऐसा कल्चर है। तो यहाँ पे मैन और वुमेन में इस तरह की एक्टिविटीज़ का डिफरेंस है, जब भी मैन को मोर एक्टिव कहा जा रहा है। कोई रेसिज्म नहीं है, देयर इज़ नथिंग रेसिस्ट अबाउट दिस, बट मैन को सिर्फ यहाँ पे एक्टिव किस वजह से कहा जा रहा है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटीज़। देयर इज़ नो रेसिज्म, ठीक है। कोई मैं मैन को वुमेन पे जो है वो सुपीरियरिटी नहीं दे रहा, ठीक है। वुमेन और मैन दोनों जो हैं वो बराबर ही होते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ में बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारी कल्चर के लिहाज से तो मैन को ज़्यादा जो है वो, यानी कि प्रोटीन वगैरह की और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में लड़कों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, खाने की, पीने की, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से हम बात कर रहे हैं उनकी डाइट की। तो मेन की डाइट थोड़ी चेंज हो जाती है वुमेन से,
ठीक है। फिर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिशन की से रिलेटेड बात करें तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? मेल न्यूट्रिशन सबसे पहले आती है। मेल न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ मेल न्यूट्रिशन? यानी कि जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, पुअर डाइट, लैक ऑफ फूड, पुअर डाइट, लैक ऑफ फूड, तो दिस इज नोन एज मेल न्यूट्रिशन। कि आपकी बॉडी में ये कंडीशन आ गई कि फूड की कमी हो गई है और डाइट का बहुत पुअर होना, दिस इज नोन एज पुअर डाइट एंड लैक ऑफ फूड। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ आई है? उम्मीद है। बहुत सिंपल सिंपल तो बातें हैं इस चैप्टर में, बहुत कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, सिंपल सिंपल बातें हैं, बस चीज़ें बहुत सारी हैं। ठीक है, फिर आता है दो किस्म के मेल न्यूट्रिशन होते हैं, क्रॉनिक और एक्यूट। क्रॉनिक में ग्रोथ चिल्ड्रन में बहुत डिले हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, बच्चे बहुत जल्दी बड़े नहीं होते, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। दिस इज़ वेरी क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब ये है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, बहुत देर तक रहने वाला। एक्यूट मतलब माइनर सा, ये होता है, ठीक हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में वेट नहीं है, मतलब आपकी बॉडी का जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, यानी कि आपकी एज के हिसाब से आपकी बॉडी का वेट होता है, तो अगर आपकी बॉडी का वेट कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो ये भी हाइट के लिहाज से अगर किसी बच्चे का वेट कम है तो ये एक्यूट मेल न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए, और अगर वेट बहुत कम है हाइट के हिसाब से तो फिर दैट इज़ एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। और वो किसकी वजह से होता है? लैक ऑफ फूड की वजह से। खाना कम खा रहा है, डाइट अच्छी नहीं है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स की कमी है, इनमें से किसी या किसी एक एलिमेंट की कमी है, तो ये मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन इस तरह से रिजल्ट करती है। इस तरह से जो है वो आपकी, और मेल न्यूट्रिशन की वजह से क्या क्या होता है? ग्रोथ आपकी कम हो जाती है। अगर चिल्ड्रन में ग्रोथ डिले हो जाएगी, यानी कि चिल्ड्रन जो बच्चे होंगे वो तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो पीरियड होता है जिसमें बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, यानी कि इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तो अगर ग्रोथ डिले हो रही है तो इसका मतलब ये क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन है। और अगर वेट आपकी हाइट के लिहाज से नहीं है, कम है वेट, इमेसिएशन कहते हैं इसे, जब इनसफिशिएंट वेट है हाइट के लिहाज से, तो दिस इज नोन एज इमेसिएशन, और इसकी वजह से एक्यूट मेल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, जब बॉडी का वेट इनसफिशिएंट होता है, और ये किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम है मेल न्यूट्रिशन की, और जो पाकिस्तान का जो एक मेजर प्रॉब्लम है, अब ज़्यादातर जो जहाँ पे जो गरीब इलाके हैं, जहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं होते खाना खाने के लिए, खुदा न खास्ता ऐसे भी हालात हो जाते हैं कि लोगों के पास खाने को पैसे नहीं होते खाने के लिए, और जाहिर सी बात है भूख की वजह से उनकी बॉडी के अंदर फूड की कमी हो जाएगी। और जब फूड की कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा? डाइट नहीं होगी। डाइट नहीं होगी तो ये मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी में प्रॉपर फूड नहीं जा रहा, उनको इतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उनको उनकी डाइट नहीं मिल रही, उनको वो कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे। ठीक है, जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनका वेट अंडर वेट हो जाते हैं, वो बहुत बहुत अंडर वेट हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे डिजीज़ इस वजह से होते हैं पाकिस्तान के अंदर भी और दूसरे ममालिक में भी। ठीक है, फिर आते हैं कुछ ऐसी डिसऑर्डर्स पे जो कि प्रोटीन से रिलेटेड है, यानी कि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी में तो किन किन डिसऑर्डर्स को जो है वो रिजल्ट करता है। पहला आता है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर एक डाइटरी प्रोटीन होता है आपकी बॉडी में, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्वाशियोरकर हो जाता है, और ये एक बहुत सिवियर फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन है।
जब मेल न्यूट्रिशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला जाती है ना, तो दिस इज नोन एज क्वाशियोरकर। इसमें क्या होता है, एक डाइटरी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और इसकी वजह से जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उसका जो नॉर्मल साइज होता है ना, उससे ज़्यादा बड़ा हो जाता है, स्वेल होने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, फिर आता है मेरेस्मस। Marasmus is a form of severe malnutrition characterized by energy deficiency. It can occur in anyone with severe malnutrition, but usually occurs in children. Children with marasmus looks emaciated. Body weight is reduced to less than 62% of the normal expected body weight for the age as shown. अब आप ये देख रहे हो marasmus is a marasmus. This is marasmus. Chronic malnutrition बोल दो ना। क्रॉनिक मेल में आपकी बॉडी के अंदर दो चीजें होती हैं, ये भी सिवियर फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन है क्वाशियोरकर, और ये भी सिवियर फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन है जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। ठीक है, क्रॉनिक भी बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है, तो इनकी भी टाइप्स हैं। मेल न्यूट्रिशन, क्रॉनिक जो मेल न्यूट्रिशन होता है ना, उनकी ये दो किस्म है, क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। तो क्वाशियोरकर में भी यही होता है, एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्वेल होने लगता है और आपकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा मेरेस्मस में भी ये होता है, आपका बॉडी वेट बहुत कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, आपकी बॉडी का 62% वेट नॉर्मल बॉडी से कम हो जाता है। 62% कम हो जाता है। 62% बहुत बड़ी अमाउंट है, आधे से भी ज़्यादा वेट कम हो गया आपकी बॉडी का। मतलब इतना कम हो गया कि आपकी बॉडी में, अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो तो इसमें सिर्फ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ स्केलेटन, गोश्त तो है ही नहीं इसकी बॉडी में। तो दिस इज़ वेरी अंडर वेट, की बॉडी में वेट ही नहीं है, तो मेरेस्मस ये कंडीशन होती है। और क्वाशियोरकर में भी अंडरवेट ही होता है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्वाशियोरकर, लेकिन इसकी बॉडी में स्वेल आ गए हैं, अजीब से स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। देख रहे हैं, एक पाँव का साइज स्वेल हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, एक पाँव पे स्वेलिंग हो गई है। इसका स्टमक आप देख रहे हो, स्वेलिंग हो गई है। इसका माउथ देख रहे हो, स्वेलिंग हो गई है। तो स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। और इसमें बहुत अंडरवेट हो जाता है कि आपकी स्केलेटन नजर आने लगता है मेरेस्मस में। ठीक है, ये भी क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन है। ठीक है, अच्छा, और ये भी प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। कौन से प्रोटीन की कमी की वजह से, ये तो आपने नहीं पढ़ना, लेकिन आपने भी इतना याद रखना है, ये भी प्रोटीन की जब डेफिशिएंसी होगी, अगर डाइटरी प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्वाशियोरकर, और अगर कोई भी एक किस्म का एक प्रोटीन है मेरेस्मस, उस वजह से आता है जब किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ प्रोटीन की कमी हो जाएगी। अभी ये लिखा हुआ नहीं है कि क्या किस वजह से होती है, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा प्रोटीन आएगा तो मेरेस्मस लिखेंगे, लेकिन अगर वो डाइटरी प्रोटीन के बारे में पूछेगा तो क्वाशियोरकर आप लिखोगे। ठीक है, फिर अगर मिनरल डेफिशिएंसी होगी तो ग्वाइटर हो जाएगा, पहला ग्वाइटर। फिर एनीमिया, एनीमिया मैंने आपको वैसे पढ़ाया था, एनीमिया पहले बता देता हूँ मैं। एनीमिया में क्या हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन के 4 एटम्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 एटम। यानी कि ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं, 4 एटम्स होते हैं। और जब आयरन की कमी होगी तो दिस इज नोन एज एनीमिया। आयरन की जब कमी होती है तो एनीमिया होता है, आयरन की जब कमी होती है तो एनीमिया होता है। क्यों, रेड ब्लड सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं अटैच होती ना। ऑक्सीजन किसके साथ अटैच होती है, आयरन के साथ बॉन्ड बनाती है। तो जब आयरन नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं अटैच होगी, और तो ब्लड भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स कैसे हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो ये एबनॉर्मेलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज एनीमिया। ठीक है, और ये किस मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, आयरन। ग्वाइटर, ग्वाइटर किस मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, आयोडीन। जब आयोडीन की कमी हो जाए, आयोडीन। ठीक है, ओके।
यहाँ पे क्या होता है, अब ये गोइटर क्या होता है, एक ग्लैंड है हमारी बॉडी का, एक पार्ट है थायराइड ग्लैंड, आपकी नेक के अंदर होता है। नेक जो गला होता है ना, गले के अंदर होता है ये थायराइड ग्लैंड। और ये नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है, इस तरह से बड़ा हो जाता है कि आप यहाँ पे देख रहे हो इसके गले का साइज कैसा हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा स्वेल हो गया है। अब नॉर्मेलिटी है ना ये। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये इनलार्ज जाता है। ये नॉर्मल साइज है तो पिंक कलर का नजर आ रहा है, ये नॉर्मल साइज है। और ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये इस तरह से इनलार्ज हो गया, ये नॉर्मल साइज से बढ़ गया, ये स्वेल हो गया। तो ये थायराइड ग्लैंड ये अपने नॉर्मल साइज से बढ़ गया है। किसकी वजह से? क्योंकि आयोडीन की कमी हो गई है। और इस आयोडीन की कमी की वजह से ये आयोडीन की कमी की वजह से जो है वो ये स्वेल होने लगता है थायराइड ग्लैंड। और इस कंडीशन को कहते हैं ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर। और ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? आपकी बॉडी का पार्ट है जो आपके नेक के अंदर होता है, ठीक है। और इस थायराइड ग्लैंड में से एक केमिकल निकलता है थायरोक्सिन, वो हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप आगे क्लास 10 में जब आप पढ़ोगे रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन, तो आपको उसमें पढ़ाया जाएगा कि ये आयोडीन और ये थायराइड ग्लैंड के बारे में और मजीद डिटेल्स आपको पढ़ाई जाएंगी। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हाँ, जिसकी वजह से ओवर न्यूट्रिशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी कहते हैं मोटापा, यानी कि बहुत ज्यादा ओवर वेट हो जाते हैं। ओवरवेट, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट में रिजल्ट टू ओबेसिटी, यानी कि बहुत ज्यादा अगर आप एक्सेस अमाउंट में फूड ऑब्टेन करने लगोगे तो न्यूट्रिएंट्स भी आपकी बॉडी में एक्सेस जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर, और वो एक्सेस आपकी बॉडी में जमा हो रहे हैं। तो इतनी तो जरूरत ही नहीं है आपकी बॉडी को। जब इतनी जरूरत नहीं है तो जाहिर सी बात है ना, प्रॉब्लम्स तो होंगी। जैसे अगर विटामिन ए बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में इंटेक करोगे तो इसकी वजह से आपकी भूख खत्म हो जाएगी। एपिटाइट का मतलब होता है भूख, भूख खत्म हो जाएगी। लिवर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसके अलावा विटामिन डी का बहुत एक्सेस इनटेक करोगे तो यहाँ पे जो कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होगा, यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम मौजूद होता है ना, वो वैसे तो बोन्स में जाके अटैच हो रहा होता है, आपकी बोन्स में जाके जुड़ रहा होता है ताकि आपकी बोन्स स्ट्रांग हो सके। तो ये कैल्शियम फिर टिश्यूज में जाके जुड़ना शुरू हो जाएगा अगर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा एक्सेस इनटेक करोगे आप, ठीक है। फिर और ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं, आप इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओबेसिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा आप फैट्स इनटेक करोगे तो ओबेसिटी हो सकती है। डायबिटीज़ हो सकती है, यानी कि शुगर की बीमारी जो होती है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्ट की बीमारी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर मैल न्यूट्रिशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या आउटकम्स होते हैं अगर मैल न्यूट्रिशन होती है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। स्टारवेशन यानी कि भूख, यानी कि मैल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत ज़्यादा देखा गया है कि लोगों के जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं और एंड में डेथ हो जाती है। क्योंकि जब मेल न्यूट्रिशन में क्या होता है, डाइट नहीं ले रहे होते आप पूरी तरीके से, आपकी बॉडी का फूड मिल नहीं रहा होता है, तो इस तरह से आपकी बॉडी में उतना फूड जा ही नहीं रहा जितना आपको ज़रूरत है, तो स्टारवेशन हो जाती है, यानी कि भूख ज़्यादा लगती है और आपकी बॉडी में उतना अमाउंट नहीं जा रहा फूड का, इतनी एनर्जी नहीं बन रही। जब ज़्यादा फूड नहीं जाएगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो आपकी बॉडी वर्क नहीं करेगी, और वर्क नहीं करेगी तो ऑब्वियसली आपके ऑर्गन डैमेज होंगे और फाइनली ऑर्गन्स की डेथ हो सकती है, ठीक है। हार्ट डिजीज हो सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन ये होती है कि जब आप जो वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर आता है सॉलिड फॉर्म में, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, इतना हार्ड कि वो प्रॉपरली आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा होता।
तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो दिस कंडीशन इज़ नोन एज कॉन्स्टिपेशन। फिर ओबेसिटी मैंने आपको पढ़ाया, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का वेट बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, बॉडी वेट का बहुत ज़्यादा बढ़ना, दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। Obesity is known as the mother disease and it may lead to heart problem, hypertension, diabetes। ज़्यादा मोटापा आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है। फिर सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेल न्यूट्रिशन, बहुत इसमें कोई जो है वो इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, खैर, लेकिन ये फिर भी आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि आप दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो इस बहुत सारी डिजीज़ के बारे में वो स्टडी करती है, और फिर हर जगह उनके टीम मेंबर्स जो हैं वो दुनिया में जाते हैं और उन जगहों पे हेल्प करते हैं लोगों की जहाँ पे डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, ठीक है। और जैसे जहाँ पे अफ्रीका वगैरह के जो जंगल वगैरह में लोग रह रहे होते हैं, वहाँ पे जाहिर सी बात है वहाँ जाते हैं ये WHO के मेंबर्स, और वहाँ पे जाके उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि वहाँ पे ज़्यादातर रेट डेथ का ज़्यादा होता है और जो पैदा होते हैं उनका कम होता है। किसकी वजह से? डिजीज़ की वजह से, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से, और दुनिया में इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। मेल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत इफ़ेक्टेड हो जाती है दुनिया। फिर फूड इनसिक्योरिटी, यानी कि फूड का कम पड़ जाना, कहीं पे फूड की कमी, ऐसी जगहों पे जहाँ पे फूड मिलना बंद हो जाए, या आपको कहीं ऐसा रुकना पड़े, जंगल वगैरह में तो आपके लिहाज का फूड नहीं होगा, या जो ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे, या फिर जो दूसरे कंट्रीज़ होते हैं, अफ्रीका वगैरह में ज़्यादा देखा गया है, जहाँ पे लोगों के पास प्रॉपर घर नहीं होते, तो वहाँ पे लोग अपने खुद के आर्टिफिशियल घर बना के रह रहे होते हैं, तो वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। बाहर लोग फूड तलाश करने जाते हैं, नहीं मिलता, तो उनको बिना फूड के रहना पड़ता है। तो फूड इनसिक्योरिटी यहाँ से रिजल्ट करती है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लैक ऑफ वाटर, जहाँ पे अगर आप जो लोग वहाँ रह रहे हैं डेज़र्ट में, यानी कि रेगिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम है, और जहाँ पे फ्लड आ जाता है, जहाँ पे सैलाब आ जाता है, पूरी फसल ख़त्म हो जाती है, तो फिर फूड का आपकी जो क्रॉप्स हो जाती हैं, जो एग्रीकल्चर आप लैंड आपने बनाई थी होती है, वो तबाह हो जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी इनसिक्योरिटी ऑफ फूड हो जाती है, यानी कि फूड इनसफिशेंट हो जाता है, फूड उतना नहीं मिल पाता। एक कंट्री में जितने लोग हैं उस हिसाब से फूड आपकी कंट्री के लोगों को यानी कि उनकी प्रोडक्शन करवानी पड़ती है, फूड की, यानी कि फूड और इसके अलावा क्रॉप्स वगैरह उगानी पड़ती हैं, ताकि आपकी जो जो लोग रह रहे हैं आपकी कंट्री में, उनकी नीड को पूरा किया जा सके, ठीक है। तो ये तो सोशल बातें हैं, ये तो आपसे वो नहीं पूछेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बस बता रहा हूँ। पॉवर्टी मतलब गुर्बत, जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा अपनी नीड को पूरा करने के लिए पैसे नहीं होते, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे भी वो अपने बहुत सारी चीज़ों में, यानी कि उनको पूरा नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसकी वजह से भी लोगों को खाने पीने के लिए बहुत मसला होता है जब पैसे नहीं होते, तो ऑब्वियसली जो है वो ये रिज़ल्ट करता है, इससे भी बहुत सारी डिज़ीज़ जो है वो आ सकती हैं। पॉवर्टी की वजह से डिज़ीज़ नहीं आती, लेकिन पॉवर्टी की वजह से अ, जो आपके पास जो आपके पास आउटकम्स आते हैं ना, रिज़ल्ट वगैरह, जो मैं कह रहा हूँ, जो पॉवर्टी होती है, यानी कि जो गुर्बत होती है, उसकी वजह से
डिफरेंट डिजीज आ सकती हैं, क्योंकि आपकी नीड को पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, दूसरी रिसोर्सेज नहीं है, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स आएंगी, फूड नहीं होगा, आपकी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर पैदा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। इनइक्वालिटी, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि मैन को विमेन पे इनइक्वालिटी दी जा रही होती है, कल्चर में ऐसा होता है बहुत सारी जगहों पे कि मैन को सुपीरियर कहा जाता है, विमेन को नहीं, तो इसकी वजह से विमेन बहुत ज़्यादा रिस्क में आ जाती हैं। मेल न्यूट्रिशन वुमेन में भी ज़्यादा देखा गया है उन जगहों पे जहाँ पे कल्चर के लिहाज से मैन को ज़्यादा, लड़कों को या फिर मर्दों को ज़्यादा औरतों से वो किया जा रहा होता है, उनको प्रेफरेंस दी जा रही होती है। और जाहिर सी बात है जितना खाना, जितना फूड मेन के लिए ज़रूरी है उतना ही विमेन के लिए भी ज़रूरी है। हाँ, माना कि मेन की एक्टिविटीज़ जो हैं वो विमेन से बहुत अलग हैं, और एक्टिविटीज़ के बेसिस पे मेन एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन घर पे लड़कियां भी एक्टिव होती हैं, और लड़कियां घर पे ज़्यादा एक्टिव होती हैं मेन से, ये देखा गया है। ये आपको पता भी होना चाहिए कि मेन से ज़्यादा एक्टिव घर पे लड़कियां होती हैं, वो घर के काम, तो यानी कि लड़कियों की एक्टिविटी के लिहाज से लड़कियां डाइट अपनी प्रॉपर लें, मैन के लिहाज से मैन अपनी प्रॉपर डाइट लें। लेकिन बहुत सारे कल्चर्स में ऐसा होता है कि मैन को विमेन पे तरजीह दी जा रही होती है, तो इस वजह से इस विमेन को उतना फूड नहीं मिल पाता मैन से, कि पहले बॉयज की नीड, यानी कि पहले मर्दों की नीड को पहले पूरा किया जाए, लड़कियों या जो औरतें होती हैं उनकी नीड को बाद में पूरा किया जाए, भले हो ना हो, लेकिन पहले मेन की नीड्स को पहले पूरा किया जाए। तो ये गलत बात है वैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इनइक्वालिटी है ना, इक्वल नहीं है दोनों। कुछ कल्चर्स में होता है, बहुत सारे कल्चर्स में ऐसे नहीं होता। हमारे कल्चर में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे कल्चर्स में होता है जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, बहरहाल तो ये सब तो जनरल बातें हैं। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अब द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी हैज़ द कैपेसिटी टू रेजिस्ट फॉरेन ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन्स through the immune system, but the immune system ceases to function properly when the body is malnourished. When the immune system uh, general the general process of body is comprised of by malnutrition, the skin's ability to resist the invasion of organism, the acid secretion produced by the stomach to resist foreign agents, or the production of chemical compound in the blood that destroy toxins can be affected adversely. अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, जब मेल न्यूट्रिशन, अब ये देखो, आप ये देख रहे हो ना, ये सारे ये प्रॉब्लम्स हैं फूड इनसिक्योरिटी की वजह से, यानी कि मेल न्यूट्रिशन जब होगी, जब आपकी बॉडी में उतना फूड नहीं जाएगा, किसकी वजह से होता है वो? एक तो फूड इनसिक्योरिटी की वजह से, यानी कि आपकी बॉडी में फूड नहीं जा रहा क्योंकि खाना ही कम पड़ गया, आपके एरिया में खाना कम पड़ गया, आपके रीजन में खाना कम पड़ गया, लोगों की नीड्स पूरी नहीं हो रही। तो एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह से मैंने आपको बताया पॉवर्टी, यानी कि गुर्बत, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है खरीदने के लिए। इनइक्वालिटी, मैन और वुमेन की इनइक्वालिटी, यानी कि लड़कों की नीड्स को पहले पूरा किया जाए लड़कियों पे, ठीक है, तो ये भी इस वजह से भी हो सकता है। फिर आता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जब आपकी बॉडी में जब आपके फूड कंपोनेंट्स ही नहीं होंगे, जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस तो जब ही होंगे ना, जब आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी होगी, है ना। तो फूड की कमी होगी, मतलब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो आपकी बॉडी के बैक्टीरिया से लड़ता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। तो जब ये वीक हो जाएगा फूड के कमी की वजह से, जब एनर्जी नहीं मिलेगी, तो फिर जाहिर सी बात है इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे ना, रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आपकी स्टमक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, आपकी स्किन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी,
स्किन में से बैक्टीरिया पास होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएंगे, कि स्किन पे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बोन्स प्रॉब्लम, टीथ प्रॉब्लम, माउथ प्रॉब्लम, आइज प्रॉब्लम, इन्फेक्शन होने लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे आप। तो आपकी बॉडी को एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, जिसमें प्रॉपर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, प्रॉपर आप प्रोटीन ले रहे हो, प्रॉपर आप वाइटामिन का इंटेक कर रहे हो, मिनरल वाटर, इन सब का एक एक्यूरेट अमाउंट ले आप अपनी बॉडी में इंटेक करो। इसकी कमी हो जाएगी तो दैट विल नीड टू मेल न्यूट्रिशन, और इसकी बहुत ज्यादती हो जाएगी तो दैट इज ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो दोनों हार्मफुल हैं, तो बैलेंस रखना पड़ता है। जब भी कहा जाता है आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, आखिरी चीज़ है आपका, आखिरी टॉपिक, फिर इसको एंड करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? जब आप अपनी बॉडी में फूड इनटेक करते हो तो डाइजेस्ट किस सिस्टम के अंदर होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपकी बॉडी में ये फूड जाके डाइजेस्ट होता है, फिर इससे एनर्जी बनती है, और ये इसका पूरा प्रोसेस है। एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल का मतलब रास्ता, यहाँ से एंटर होता है, माउथ के जरिए शुरू होता है, और यहाँ पे जो ओपनिंग है एनस, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा जल्दी जल्दी हम इसको एंड करते हैं फिर। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन, elementary canal, the digestive system is made up of elementary canal and other abdominal organ that play a part in digestion, such as liver and pancreas. The elementary canal, also called the digestive tract, is the long tube organ including the esophagus, stomach and intestine that runs from the mouth to anus. The adult digestive system is 30 feet long, यानी कि 9 meters। 30 feet का मतलब होता है 9 meters, यानी कि जो पूरा साइज है एलिमेंट्री कैनाल का यहाँ से लेकर यहाँ तक की 30 feet है, ये 9 meters। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। डायग्राम के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, माउथ एक ओपनिंग है, यहाँ से आप इनटेक करते हो। माउथ के अंदर आपका क्या आता है? टंग आता है। इसके अलावा ये जो आप अपना मुंह खोलते हो ना, दिस इज नोन एज कैविटी। ये खाली जगह है ना, माउथ के अंदर खाली जगह है। फिर इसके अंदर टंग है, कुछ ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स का मतलब पार्ट्स हैं जिनमें से स्लाइवा निकलता है। स्लाइवा का मतलब थूक होता है, थूक स्लाइवरी ग्लैंड से निकलता है। फेरेंक्स, व्हाट इज फेरेंक्स अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये जो ओरल कैविटी है, यानी कि आप जब आप मुंह खोलते हो तो ये जो खाली जगह है, दिस इज नोन एज द कैविटी, ओरल कैविटी कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे फूड आता है माउथ के अंदर, माउथ के अंदर फिर जाता है फेरिंक्स में, यानी कि ये फूड पाइप कहलाता है। यानी कि इस पाइप से होता हुआ फिर आता है एसोफेगस के अंदर। एसोफेगस ये ट्रैक्ट है, ये पूरा रास्ता है एसोफेगस। फिर एसोफेगस से जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, HCl, पेप्सिन वगैरह, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से, सॉरी हार्मोन्स बोल रहा हूँ मैं, केमिकल्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद ये आपको दिख रहा है लिवर लिवर के अंदर फूड स्टोर होता है। अभी स्टोर नहीं होगा, लेकिन जब ये फूड प्रॉपर बन जाएगा, जब ये फूड स्टोर हो जाएगा, फिर इसके बाद ये यहाँ पे जब डाइजेस्ट हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, फिर ये मज़ीद डाइजेशन के लिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होना शुरू हो जाता है। ये इन रास्तों से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरता हुआ फिर आता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारा जो आपका यूजफुल पार्ट होता है ना फूड का, जिसकी आपकी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है, बस वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी जो वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आपकी बॉडी के अंदर यूजफुल मटेरियल सारा एब्जॉर्ब हो गया है, और अब ये कहाँ चला जाएगा? ब्लड में मिक्स हो जाएगा, और ब्लड के जरिए फिर लिवर में आएगा, और लिवर में फूड को स्टोर कर लिया जाएगा। फिर थोड़ा फूड को यूज़ किया जाएगा। गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है? फैट वगैरह। अच्छा, पेनक्रियाज ये लिखा हुआ है, ये जो पेनक्रियाज और लिवर देख रहे हो,
ये आपके बॉडी के वो लिविंग वो ऑर्गन्स हैं जो आपकी बॉडी में केमिकल्स रिलीज करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करता है? फैट्स को स्टोर करता है, कि आपकी बॉडी में फैट स्टोर हो जाए। फैट्स कुछ यहाँ पे भी स्टोर होते हैं, इसके अलावा और भी। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ अब क्या एब्जॉर्ब होता है? वाटर। जितना इस वेस्ट में इस जो नॉन यूजफुल पार्ट है फूड का वो यूज होता है, यानी कि जो आप इस लार्ज इंटेस्टाइन में से पास हो रहा होता है उसमें से सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होकर ब्लड में शामिल हो जाता है, एंड में यहाँ पे आके रेक्टम में थोड़ी देर स्टोर होता है, और यहाँ पे मजीद वाटर एब्जॉर्ब होता है। रेक्टम के अंदर भी मजीद वाटर एब्जॉर्ब होता है, और जब एब्जॉर्ब होता है तो एक टाइम के बाद ये इस दूसरी ओपनिंग से ये वेस्ट बाहर आ जाता है, जिसको कहते हैं फीसिस या स्टूल। ठीक है, अच्छा अब अच्छा यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंक्टर लिखा हुआ है। पाइलोरिक स्पिंक्टर यहाँ स्टमक के इस एंड पे एक मसल होता है, यहाँ बंद होता है। ये आहिस्ता 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 खुलता है और थोड़ा थोड़ा फूड को पास करता है। आहिस्ता आहिस्ता खुलता है, थोड़ा थोड़ा फूड पास होता है, सारा एक साथ नहीं होता। वजह ये कि एक साथ होगा तो इतनी जल्दी डाइजेशन नहीं होगी, तो इस वजह से ये स्पिंक्टर्स, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर्स यानी कि स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं जो कि यहाँ पे मौजूद होते हैं, ताकि थोड़ा 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 फूड कर आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता जाए। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी मैंने आपको बता दिया। ओरल कैविटी में क्या होते हैं? ओरल कैविटी में आपके टीथ होते हैं, टंग होती है, आप च्यू करते हो फूड को ब्रेक करते हो, और फिर साथ में आपकी जो स्लाइवा होता है उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, थोड़ा फूड वहां पे भी जो है वो क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन टूट जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। आप ऐसे तो नहीं करते ना, फूड रखते हो मुंह में और फौरन निगल लेते हो, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, अनलेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा च्यू करते हो, थोड़ा चबाते हो, उसके बाद आप फूड को सॉलो करते हो। ठीक है, अच्छा, फूड सिलेक्शन। व्हाट इज फूड सिलेक्शन? जब आपके माउथ के अंदर फूड आता है तो आप पहले उसको टेस्ट करते हो, आपको अच्छा लगता है तो आप उसको सॉलो कर लेते हो, अगर आपको अच्छा ही नहीं लगता तो आप उसे फेंक देते हो, आप उसे मुंह से ही बाहर निकाल देते हो, क्योंकि आपको वो आपसे सॉलो नहीं किया जा रहा होता। ग्राइंड करते हो, फिर आप अपने दांतों से लुब्रिकेट करते हो, यानी कि आप अब उस फूड में आपका स्लाइवा लग चुका है। अब वो स्लाइवा क्या करेगा? स्लाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं, स्लाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स जो हैं वो आपके फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। फिर केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब आपके स्लाइवा में एंजाइम्स होंगे तो वहीं से केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाती है। फिर आप उस फूड को, जिसको कहा जाता है फिर बोलस, उसको कहा जाता है बोलस, फिर उसको आप स्वॉलो कर लेते हो, आप उसको निगल लेते हो। फिर उसके बाद फेरिंक्स से होता होता है एसोफेगस में आता है, मैंने आपको बता दिया। डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, ये लिखा हुआ है ना, पेरिस्टाल्सिस। ये मूवमेंट होती है जब फूड आपके माउथ से होता हुआ एनस की तरफ आए, तो दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस। और अक्सर ऐसा होता है आपका फूड हजम नहीं होता, तो यहीं से बाहर आ जाता है माउथ के जरिए। जिस जब आप उल्टी करते हो, जब वॉमिटिंग होती है, तो वो ऑपोजिट होता है, यानी कि वो एंटी पेरिस्टाल्सिस होता है। ठीक है, अच्छा, तो पेरिस्टाल्सिस आपने पढ़ लिया। फिर फंक्शन ऑफ स्टमक, यानी कि फिर आता है स्टमक में क्या होता है? कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं, इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो आपके स्टमक की वॉल्स में से निकलता है, और फिर उस
फूड को डाइजेस्ट करता है, अगर उस फूड में कोई बैक्टीरिया उसे किल करता है। इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो कि आपकी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ते हैं। पेप्सिन होता है, मैंने आपको बताया पेप्सिन। इसके अलावा पेप्सिन का भी यही काम होता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर इसके अलावा इन स्टमक फूड इज फर्दर ब्रोकन अपार्ट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड चर्निंग, यानी कि पहले आपने माउथ में चबाया फूड को, यहाँ पे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे आके मजीद ब्रेक होता है स्टमक के अंदर, इस प्रोसेस को चर्निंग कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं ताकि वो मज़ीद और ब्रेक हो सके, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। 25 सेंटीमीटर यानी 10 इंच 10 इंच लॉन्ग होती है, ठीक है। जो इसका पहला पार्ट होता है वो सी शेप्ड होता है, इस तरह से, ये दिख रहा है सी शेप्ड है ना, ये इस तरह से देखो सी शेप है ना इसकी, पहला पार्ट इसका सी शेप का होता है। फिर उस आखिर में कॉइल्ड होती है, यानी कि इस तरह से होती है कॉइल्ड, ठीक है। ड्यूडोनम ये पार्ट्स हैं, ज्यूजुनम इलियम ये पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कहलाता है ड्यूडोनम, फिर कहलाता है जिजिनम, फिर कहलाता है इलियम, ठीक है। इलियम से होता हुआ फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, ये आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो हिस्सा नजर आ रहा है आपको, ये वाला, मैं आपको इसको सही से दिखाता हूँ, रेड से दिखाता हूँ आपको। ये ड्यूडेनम है, फिर ये जो हिस्सा है ना ये जिजिनियम है, फिर ये एंड में जो हिस्सा होता है ये इलियम होता है, ठीक है। अच्छा, फिर बाइल, व्हाट इज बाइल? बाइल जो है वो आपके लिवर में से निकलता है, ठीक है। और पेनक्रिएटिक जूस, नाम जाहिर हो रहा है कहाँ से निकलेगा, पेनक्रियास से। और इसके अंदर ये सारे जो हैं वो बाइल के अंदर कुछ सॉल्ट्स होते हैं, इसके अलावा कुछ डाइटरी फैट्स होते हैं, और कुछ फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट के पार्ट्स होते हैं मतलब, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये तमाम तर जो हैं वो आपके बॉडी के अंदर जो ये कंपोनेंट है बाइल, इसके अंदर मौजूद होता है, और ये बाइल आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर पेनक्रिएटिक जूस भी, इसके अंदर क्या क्या होता है, ट्रेप्सिनोजन, प्रोटीएज, ट्रेप्सिनोजन, पेनक्रिएटिक लाइपेज, अमाइलेज, ये सारे केमिकल के नाम हैं, ये सारे एंजाइम के नाम हैं, ठीक है, जो कि पेनक्रिएटिक जूस में होता है। और ये भी किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, फैट्स को डाइजेस्ट करने में, लिपिड्स और फैट्स एक ही बात है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में। फिर इंटेस्टाइनल जूसेस निकलते हैं, यानी कि जब इंटेस्टाइन से पास हो रहा होता है यहाँ से, तो यहाँ से भी जूसेस निकलते हैं जिनको कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूसेस। फिर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वाला स्ट्रक्चर होता है विलस, और ये विलस क्या करता है, विलस के जरिए, या जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स होती हैं, और एक स्पेशल किस्म की ब्लड वेसल होती है जिसे कहा जाता है लैक्टिएज, और ये जो आपको नजर आ रही है, यहाँ से फूड एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जब फूड इसको टच करता है तो यहाँ से इस विलस के जरिए, इस स्ट्रक्चर के जरिए, ये बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, ये ऐसे नजर नहीं आते। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलस होता है, ये थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ये विलाई प्रेजेंट होते हैं, और ये विलाई जो होते हैं वो
क्या काम करते हैं? ये विलाई एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। विलाई क्या काम करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, और फिर उस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करके, यानी कि जो यूज़फुल मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर वो सारा ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ब्लड के ज़रिए वो लिवर में चला जाता है, लिवर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे ज़रूरत होती रहती है वैसे लिवर एक्सक्रीट आउट करता रहता है, मतलब सॉरी एक्सक्रीट आउट बोल रहा हूँ, लिवर जो है वो उसको इस्तेमाल करने के लिए सेल में भेजता रहता है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीमर्स। अच्छा, इस पे आते हैं अभी थोड़ी देर में। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन की डेफिनेशन है। ये इतनी लंबी चौड़ी कोई आएगी नहीं, आपके लेवल की नहीं है वैसे, जो इन्होंने आपको 9 क्लास में जो दी हुई है ये आपके लेवल की है नहीं। ये मैंने देखा है जो हाई लेवल यानी कि इंटर में भी इस तरह की जो है वो नहीं है, लेकिन ये बहुत हाई लेवल की इन्होंने दी हुई है, तो ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको याद करने की ज़रूरत है। ये आपके बस समझाने के लिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतनी हाई लेवल की चीज़ें 9 क्लास की बेसिक्स के लिए क्यों दी हुई हैं, लेकिन फिर भी आपको बस इतना याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब ये फूड आएगा, जब वो पार्ट ऑफ फूड जब ये लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो क्या होता है? वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है हर जगह। ठीक है, और वाटर की एब्जॉर्प्शन होते 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 फिर ये आता है रेक्टम में जाके पहुंचता है, और रेक्टम में पहुंच के यहाँ पे कुछ देर के लिए स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद यहाँ पे भी वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, वाटर एब्जॉर्ब होकर कहाँ मिल जाता है? ब्लड के अंदर। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में ये विलाय वाला स्ट्रक्चर नहीं होता, ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जो फूड के यूजफुल कंपोनेंट होते हैं वाटर के अलावा, वो विलाय में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। फिर एंड में जब ये इतना वाटर आपकी बॉडी को जितनी नीड होती है, रेक्टम में जब उतना वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे एनस से बाहर आ जाता है फीसिस की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे बस सिंपल था, ये बहुत बड़ी बड़ी आपकी डिटेल आपकी बुक में लिखी हुई है। मेरे हिसाब से तो इतनी डिटेल नहीं, आपके लेवल पे तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इतनी डिटेल तो इवन इंटर के स्टूडेंट्स भी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जितनी आपकी बुक में लिखी हुई है, क्योंकि आपकी बुक में बहुत एक्सट्रीम डिटेल दी हुई है। लिहाजा क्योंकि जो आपकी पुरानी बुक थी उसमें बिल्कुल डिटेल नहीं थी, इस तरह की डिटेल थी ही नहीं। ये आप ये जो एंजाइम्स के नाम लिए हुए हैं, ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं थी, बहुत प्रिसाइज था, छोटा सा था, तो इस वजह से बहुत आसानी थी। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको बस जो बेसिक मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया है कि कैसे माउथ में से होता हुआ और एनस से बाहर आ जाता है, तो बस उतना आपने याद रखना है। बाकी जो थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बस आपने उतना याद कर लेना है और उसको रीड कर लेना है, और बस ये आपके इतने लेवल पे मेरा नहीं ख्याल है कि वो आपसे एग्जामिनर आपसे इतना डिटेल में पूछेगा वैसे भी। ठीक है, अच्छा, बस ये बता देता हूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं ना, इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है सीकम। ठीक है, जो स्टार्टिंग का रीजन होता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम होता है, इस तरह लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम होता है। फिर उसके बाद कॉलोन, ये रहा आपकी बॉडी में ये हिस्सा जो पूरा रास्ता है ना, दिस इज द कॉलोन। ये स्टार्टिंग का हिस्सा जो है, दिस इज द सीकम, एंड ये पूरा रास्ता, दिस इज द कॉलोन। पार्ट्स याद कर लेना भले से आप। ठीक है, फिर रेक्टम, ये पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। आपको समझ आ गए, लार्ज इंटेस्टाइन के भी बता दिए मैंने आपको। 3 लार्ज इंटेस्टाइन के हो गए और 3 उसके हो गए। लिवर का क्या फंक्शन होता है? द लिवर प्रोड्यूसेस बाइल, लिवर में से बाइल निकलता है, विच हेल्प्स द बॉडी टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब्स फैट। फैट एक कॉम्पोनेंट है फूड का, तो उसको डाइजेस्ट करता है और उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है।
फिर बाइल थोड़ी देर के लिए कहाँ, जब बाइल बाइल निकलता है ना तो थोड़ी देर के लिए लिवर में आके इस गॉल ब्लैडर के अंदर आके स्टोर हो जाता है, फिर इस गॉल ब्लैडर से होता हुआ फूड के अंदर आके मिल जाता है और किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को। ठीक है, अच्छा अच्छा, फिर जाहिर सी बात है, अब आप ये देखो, फूड स्टमक के अंदर HCl होता है और HCl एसिडिक होता है, तो आपका फूड कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो बाइल इस एसिडिटी को कम करता है। बाइल का काम एक और चीज होता है, एसिडिटी को कम करना, फूड की एसिडिटी को कम करना, ताकि फूड आराम से डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, बहरहाल अब हम ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिर आता है डिसऑर्डर्स ऑफ गट। व्हाट इज डिसऑर्डर्स ऑफ गट, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स। पहला आता है डायरिया। डायरिया सबको पता है कि जब आपकी बॉडी में बहुत, यानी कि यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, जब एब्जॉर्ब होगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है जो वेस्ट आपका बाहर आएगा वो बहुत ज़्यादा वाटर के साथ बाहर आएगा ना। जब वाटर के साथ बाहर आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो सकती है। कैसा है ना, आपकी बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी। तो डिहाइड्रेशन हो सकती है डायरिया की वजह से। ठीक है, अच्छा, आपको वीकनेस होने लगती है, और ये किस वजह से होता है, वॉट वायरस की वजह से होता है, या आपने कंटेमिनेटेड वाटर पी लिया है कहीं से। साफ पानी पीना चाहिए इस वजह से। पानी को, अगर रात का पड़ा हुआ पानी है आपने खुला छोड़ दिया कहीं पे और आप उसको पी रहे हो, तो आप देख कर तो पियो कि उसमें कोई, अब आपको क्या पता आपकी एयर में कितने जर्म्स एंड बैक्टीरियाज हैं, तो अगर वो उसमें मिल गया और आपने वही पी लिया तो दैट में ऑल्सो लीड टू डायरिया। फिर आपके एब्डोमेन में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, अकड़ने लगते हैं, आपको अजीब सी इरिटेशन होने लगती है, आपको फीवर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा वीकनेस होने लगती है। ठीक है, और साथ ही साथ आप आप जब वेस्ट जो आप फीसेस या स्टूल जो पास आउट करते हो वो बहुत वाटरी होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा जिससे कहा जाता है बहुत एक्सेस ऑफ अमाउंट वाटर रिलीज होता है, आपकी बॉडी के अंदर से वाटर एक्सक्रीट आउट होता है, तो जिसकी वजह से वाटर की बहुत कमी हो जाती है और आपको वीकनेस होने लगती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन इसका उलट है, जो आपका आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ये डाइटरी फाइबर की कमी की वजह से होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो जाता है कभी कभी, कि आपकी बॉडी में वाटर नहीं है। जब वाटर ही नहीं होगा तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन तो अपना काम तो करेगी ना, तो जितना वाटर आपकी बॉडी के लिए नीडेड होता है ना वो भी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जिसकी वजह से जो वेस्ट होता है वो यहाँ पे बहुत हार्ड हो जाता है। तो दिस इज कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, आप अपनी डाइट को सही रखो, लेकिन अगर ये हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो, मतलब कॉन्स्टिपेशन बहुत देर से ठीक होता है, फिर मतलब 2-3 दिन लग जाते हैं इसको ठीक ठीक होने में। अगर आप एहतियात करो तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है अल्सर। व्हाट इज अल्सर, पेप्टिक अल्सर। अल्सर कहते हैं कि जो ये इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन और ये स्टमक, इनकी वॉल्स जो होती है ना, इनमें जलन होना शुरू हो जाती है, जलने लगता है। क्यों? वजह यह है कि आपकी बॉडी में एसिडिक एंजाइम्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे हैं। जब एसिडिक एंजाइम ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो आपकी स्टमक की जो वॉल होगी, इंटेस्टाइन की वॉल होगी, वो बर्न होना शुरू हो जाएगी, जलने लगेगी, आपको जलन होना शुरू हो जाएगी, एसिडिटी होना शुरू हो जाएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। एसिडिटी कॉन्स्टेंटली रहेगी, ठीक नहीं होगी। आपकी बॉडी में फूड जब आप इनटेक करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, बहुत डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ये ज़्यादा होता है आप बहुत मिर्चों वाला खाना खाते हो, या आपको आदत है बहुत मिर्चों वाला खाना खाने की, तो इस वजह से भी हो जाता है।
ठीक है। ईटिंग स्पाइसी फूड, आपको बर्निंग सेंसेशन फील होने लगती है, ठीक है। आपकी बॉडी का वेट कम होना शुरू हो जाता है, भूख ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि इस अल्सर की वजह से बनता है। अल्सर्स जो है वो कब ज़्यादातर जो है वो, अगर वो स्टमक के अंदर हो रहा है तो वो गैस्ट्रिक अल्सर कहलाता है। अगर वो ड्यूोडेनम के अंदर हो रहा है तो वो ड्यूडेनल अल्सर कहलाता है। और अगर एसोफेगस के अंदर हो रहा है तो एसोफेगल अल्सर कहलाता है, ठीक है। और ये गैस एसिडिक जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं ना, अगर वो बहुत ज़्यादा निकलने लगे आपकी बॉडी में तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और ये स्मोकिंग की वजह से होता है, कॉफ़ी आप ज़्यादा पीते हो और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हो तो इस वजह से होता है। एक्सेस अमाउंट में कॉफ़ी भी नहीं पीनी जाती है, मतलब नहीं पीनी चाहिए एक्सेस अमाउंट में, ठीक है। अच्छा, बहरहाल यहाँ तक आपका चैप्टर एंड हो गया, काफ़ी बड़ा था, जिसको मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। इस समरी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन आंसर्स मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ओके।